Hello and welcome. In this video, we are going to do a one short detailed description of the chapter Electrochemistry. Starting with the basic oxidation, reduction, and redox reaction, we will be discussing a detailed description of a cell, a Daniell cell. Then salt bridge, an important functionality of Daniell cell in presence of external potential. Later on कुछ important term को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एंड सेल के रिप्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगा एंड नर्स्ट इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम लोग वन बाय वन देखेंगे. लास्टली कंडक्टिविटी एंड कोलोराउस लॉ को करते हुए वी विल मूव ऑन टू द फैराडे लॉ एंड फाइनली वी विल कंक्लूड द चैप्टर. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट. ओके, सो इस चैप्टर में हमें मेनली दो तरीके के सेल के बारे में समझना है. वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अदर इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होगी जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो स्पॉन्टेनियसली और यू कैन से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन विच विल हैपन ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली, ओके, विदाउट एनी एक्सटर्नल पुश और सोर्स लगाए. और अगर एक कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट पर्टिकुलर सेल विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इसमें एक्सटर्नल एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होगा लाइक अ बैटरी जो कि एक्सटर्नली अप्लाई होगी. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है इट विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इसका उल्टा हो रहा है सो इट विल बी इलेक्ट्रोलिटिक. पहले हम लोग जो भी डिस्क्रिप्शन करेंगे वो सारा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा. ओके, ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का विच इज कॉल्ड डैनियल सेल. गैल्वानिक सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, ये सभी एक तरीके की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है. ठीक है. अब यहाँ पे दो तरीके के इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्व हैं. वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अदर इज कॉल्ड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वी विल कॉल रिडक्शन. ठीक है. रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो. अब ये जो पर्टिकुलर सेल बनी इसमें यही रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होता है इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. अब ये हो कैसे रहा है इसका डिटेल हम लोग अब देखते हैं आगे. सो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में वही डैनियल सेल जो ऊपर है वो बनी हुई है यहाँ पे. ठीक है. एक जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया गया है जिसको जिंक के ही एक्वस सोल्यूशन में डिप किया गया है. सिमिलरली एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया गया है जिसको कॉपर के सोल्यूशन में डिप किया गया है. कॉपर सल्फेट या इस तरीके का कोई सोल्यूशन यहाँ डिप होगा. एक इन दोनों को कनेक्ट करने का, इंटरनल कनेक्ट करने का एक ब्रिज लगा है, इट्स कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे. बाकी जिंक और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो एक्सटर्नली एक वायर से कनेक्ट है. इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोग देख सकते हैं जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है और करंट ऑब्वियसली उसके अपोजिट कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा है. अब इस पूरे डिस्क्रिप्शन में लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग ऑक्सीडेशन को रखेंगे और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है जो नेगेटिव से रिप्रेजेंट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग ध्यान में रखेंगे. अब ऑक्सीडेशन हमने बताया था, ऑक्सीडेशन वहां होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो. तो जिंक जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं राइट साइड में निकल रहा है और एक्वस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है. यानी कि जो ये रॉड है ये धीरे 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 डिजॉल्व होता जा रहा है और एक्वस में कन्वर्ट होता जा रहा है. एक तरीके से ये पतला होता जा रहा है. ठीक है, डिजॉल्व होता जा रहा है. वाइल जो राइट साइड में है वो हमेशा राइट साइड में हमारा रिडक्शन होगा. उधर कैथोड होता है और कैथोड पे रिडक्शन जब हो रहा है तो रिडक्शन का मतलब ये है, कॉपर रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. यानी कि जो एक्वस है कॉपर का, यहाँ पे जो एक्वस है वो धीरे धीरे इसमें डिपॉजिट हो रहा है और ये कॉपर थिक होता जा रहा है. तो जिंक जो है, एनोड जो है वो थिन होता जा रहा है, इसका जो इलेक्ट्रोड है, और कॉपर यानी कि जो कैथोड है वो हमारा थिक होता जा रहा है. ठीक है. नाउ ये जो हमने रिएक्शन लिखा है, इस तरीके के रिएक्शन को मैं आगे बताऊंगा भी. इसको हाफ रिएक्शन कहते हैं. हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है? ये एक सिंपल सा केवल ऑक्सीडेशन और केवल रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो जो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वी विल कॉल इट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जो रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वी विल कॉल इट रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अब इन्हीं दोनों हाफ रिएक्शन को जब हम कंबाइन करेंगे यानी एक रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे जो इस पूरे ओवरऑल सेल में हो रहा है, वी विल कॉल इट अ ओवरऑल रिएक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा. यहाँ पे जिंक हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में, तो जिंक लिखा, Zn2+ लिखा. एंड कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में, तो मैंने कॉपर 2+ मेंशन किया और यहाँ पे कॉपर मेंशन किया. ठीक है. तो जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2+, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन हो गया लॉस. एंड कॉपर कन्वर्ट हो गया कॉपर 2+ कन्वर्ट हो गया कॉपर में, यानी इसका हो गया रिडक्शन. ठीक है. सो दैट विल बी अ ओवरऑल रिएक्शन. ये एक किस तरह की रिएक्शन है? ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है.
ये फुल रिएक्शन है, जबकि ये दोनों रिएक्शन कैसी थी, ये दोनों हाफ रिएक्शन थी। नेक्स्ट सॉल्ट ब्रिज की हम लोग बात कर लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या जानना है, वो एक यू शेप का होता है, मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाया बट एग्जैक्टली ये कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है कर्व फॉर्म में। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो एक यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है, इसमें कंटेन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन होता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, KNO3 है, या फिर अमोनियम क्लोराइड वगैरह, मिक्स इन सम काइंड ऑफ जेल, ठीक है। तो पेस्ट फॉर्म में या जेल फॉर्म में होता है, जेल जेलेटिन या एगर एगर जेल होता है जिसके साथ इसको मिक्स किया जाता है। इसका रोल क्या होता है, 2 पॉइंट याद रखना है, मे बी 1 मार्क्स क्वेश्चन दिख जाए। पहला तो ये कि इट कंप्लीट्स द सर्किट, ये इंटरनली इलेक्ट्रोलाइट है तो ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। एंड सेकंड, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ईच हाफ सेल। जनरली अगर सॉल्ट ब्रेक ना लगे तो कुछ टाइम के बाद रिएक्शन स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो एक डैनियल सेल हमने ऊपर कॉपर और जिंक वाली बनाई थी, उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। और ये कब होता है, जब कंसंट्रेशन जिंक और कॉपर दोनों का 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब अगर हम लोग लेके चलें, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट ये सेल प्रोड्यूस करती है। Now we will understand the functionality of Daniell cell in presence of external cell. अगर हम इसी सेल में एक एक्सटर्नल पोटेंशियल बाहर से अपोजिट अप्लाई करें, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल ई एक्सटर्नल हम लोग अप्लाई करेंगे वो हमारा अपोजिंग पोटेंशियल होगा, यानी जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेल में इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है, तो हम जो अप्लाई करेंगे वो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यानी कि अपोजिंग पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करेंगे और तब देखेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो पहला केस वो है जब हम जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हैं वो 1.1 वोल्ट जो कि डैनियल सेल का पोटेंशियल था उससे कम होगा। तो ऑब्वियसली अगर डैनियल सेल के पोटेंशियल से एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है, तो जब दोनों एक दूसरे को कंपीट करेंगे तो डैनियल सेल का पोटेंशियल एक तरीके से जीत जाएगा, वो ज़्यादा होगा। तो नेट रिएक्शन वही होगा जो हमने ऊपर पढ़ा था, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये उसकी तरह काम करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल पोटेंशियल जितना भी लगा वो डैनियल से कम था, तो डैनियल पोटेंशियल जो 1.1 वोल्ट का यहाँ पे आ रहा है वही अल्टीमेटली सब कुछ डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से लेके सारी चीज़ें। तो वहाँ जैसे ऊपर डायग्राम में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमें एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हो रहा है, एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एंड कॉपर से जिंक की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है। इसको ध्यान में रखना बहुत आसान है। जिंक के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भाई जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जिंक से निकल के जा रहा है, कॉपर में एक्सेप्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह केस 1 में हमारा जो सेल है वो ट्रीट होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ और उसके अपोजिट कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ हमारा करंट फ्लो होगा। जिंक हमारा डिसॉल्व होगा एनोड पे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। दैट्स ऑल। केस 2 में अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल एग्जैक्टली डैनियल सेल का जो पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट उतना अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, नो करंट फ्लो। ऑब्वियसली जितना हम डैनियल सेल ने प्रोड्यूस किया, अगर अपोजिट उतना ही पोटेंशियल दे दे तो नेट पोटेंशियल ही जीरो हो गया। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, करंट कैसा फ्लो होगा, नो करंट, ठीक है, सेकेंड केस। एंड थर्ड केस में हमारा क्या है, जब हमारा ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस वो है जब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी जिसके बारे में मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एकदम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बात की थी, तो वही एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दें, यानी डैनियल से भी ज़्यादा कर दिया, तो पूरा रिएक्शन और पोलैरिटी दोनों रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो इस बार कॉपर से जिंक की तरफ यानी उल्टा होने लगेगा, और करंट का फ्लो जिंक से कॉपर, तो जो केस 1 में हो रहा था इसका जस्ट अपोजिट होने लगेगा, ठीक है। और ऐसी सेल जहां पे हम लोगों ने पोलैरिटी रिवर्स कर दिया और रिएक्शन को एकदम पलट दिया, दिस टाइप ऑफ सेल जो कि एक्सटर्नली फोर्सफुली इस पोटेंशियल को अप्लाई करके किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं फ्रॉम अ बैटरी एंड एक्सटर्नल सोर्स 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा के, और वहां से हम एक उल्टा रिएक्शन को डिराइव कर रहे हैं, एक तरीके से एक रिएक्शन को फोर्सफुली करवा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। वो कब होगा, जब हमारा जो भी ओरिजिनल 1.1 वोल्ट ऑटोमेटिक जनरेटेड पोटेंशियल था उससे भी ज्यादा हम एक एक्सटर्नल रिवर्स अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर दें, दैट सेल इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Now we will discuss some important term
जो कि इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होगा सेल के। पहला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अगर हम सेल में देखें तो इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके इंटरफेस पे जो भी पोटेंशियल एक पर्टिकुलर हाफ सेल में जनरेट हो रहा है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये कैथोड का भी होता है और एनोड का भी होता है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ई सिंबल यूज करते हैं फिजिक्स में, हम लोग पोटेंशियल के लिए वी यूज करते हैं, यहाँ पे ई यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब वर्ड स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है तो इलेक्ट्रोड ही पोटेंशियल, बस यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है? सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कंडीशन में कंसंट्रेशन हमारा 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटीएम, दैट्स ऑल। ठीक है, आईयूपीएसी ने, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उन्होंने ये डिसाइड किया है, सजेस्ट किया है कि जो भी पोटेंशियल हम लोग मेजर करें वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करें। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना, अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका करस्पॉन्डिंग एक रिडक्शन ही पोटेंशियल उसका लो। ठीक है, कोई सेल का अगर ऑक्सीडेशन, कोई हाफ सेल है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन भी अगर हो रहा है, तो हमें जो डेटा लेके चलना है फॉर्मूले में, चाहे अभी चाहे आगे नर्स्ट इक्वेशन के या किसी भी फॉर्मूले में, तो वहां पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन भी दिया है तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करके ही पुट करो। कन्वर्ट कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल फॉर्मूला। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो आप उसमें माइनस लगा दो, हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जब मैं सेल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो उसमें पहचानने का तरीका भी बता देंगे कि कैसे उसको पहचानते हैं कि कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल है। सो वेट फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारा सेल पोटेंशियल। ठीक है, अगर हमें हाफ सेल का पोटेंशियल पता चल गया, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता चल गया, फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया कैथोड का पोटेंशियल ई कैथोड है, समथिंग उसकी वैल्यू है, एनोड का, ये सॉरी एनोड का है, एंड इसी तरह कैथोड का ई कैथोड है, कुछ सर्टेन वैल्यू है। तो अगर हमें इंडिविजुअली इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता चल गया तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, हमें मिल जाएगा, जो कि सेल का पोटेंशियल है पूरे के पूरे। तो कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। वेरी सिंपल। या और इसको हमेशा याद रखना है, राइट पे हमारा कौन था? राइट साइड में हमारा कैथोड था और लेफ्ट साइड पे हमारा एनोड था। तो राइट यानी कि कैथोड, लेफ्ट यानी कि एनोड, इन दोनों का जब डिफरेंस हम लोग लेंगे तो हमें मिलेगा सेल का पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि जो भी पोटेंशियल हम रख रहे हैं, ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि चाहे वो भले हमारा ऑक्सीडेशन ही क्यों ना हो, हम दोनों ही लेंगे, ये कैथोड एनोड दोनों का ही जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे। अगर वो गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, वी विल कन्वर्ट इट बाय पुटिंग अ माइनस साइन। मतलब अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वॉट एवर इट इज, माइनस साइन हम लोग उसमें डाल देंगे, आगे लगा देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, वो बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल निकालने का सिंपल तरीका क्या है? ये जो नॉट लगा है, ये सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखा रहा है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो ये नॉट हटा दो। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस में नॉट लगा रहता है। तो ई नॉट सेल जो है वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। कैथोड वाला राइट वाला होता है, एनोड वाला लेफ्ट वाला। दैट्स ऑल। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल रिप्रेजेंटेशन, जहां से रेगुलरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमने एक डैनियल सेल अगेन कंसिडर कर लिए, जिंक एंड कॉपर वाली, जो हमने जिसके ऊपर डिटेल में ऊपर बात की। लेफ्ट साइड में हमें पता है एनोड होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो जिंक है, और राइट साइड पे हमारा कैथोड होता है, जहाँ रिडक्शन होता है वो हमारा कॉपर है। ठीक है, करंट हमारा किधर से किधर? कॉपर से जिंक की तरफ, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में दोनों हैं, जिंक एंड कॉपर। ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी क्लियर है। अब रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है? इसको 3 स्टेप में करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड देन फाइनली स्टेप नंबर 3। इसी तरीके से प्रेजेंट भी करना है अगर आपको एक बेटर प्रेजेंटेशन एग्जाम में देना है फॉर अ गुड मार्क्स। पहला काम क्या करना है? अगर डायग्राम बना है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट रिएक्शन भी दिया है क्वेश्चन में तो उसको दोबारा से कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना है? फुल रीडॉक्स रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जिंक हमारा यहाँ कन्वर्ट हो रहा है 2+ में, इसका हो गया ऑक्सीडेशन क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, छोड़ दिया। कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन, बिकॉज कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सिंपल। तो ये एक फुल हमने सेल रिएक्शन लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें हाफ रिएक्शन लिखना है। अब हमने ऑलरेडी डिसाइड ही कर लिया है कि जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन जिंक का होगा। कैसे होगा? जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ एक्वस, यहाँ एक्वस डाल लेना, एंड साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, लेफ्ट साइड में ऐसा होगा।
ठीक है। कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि भाई कॉपर 2 प्लस से कॉपर 2 प्लस से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा ये रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड यानी राइट साइड पे। तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हमने हाफ रिएक्शन लिख लिया। एंड फाइनली थर्ड स्टेप में हम लोग फाइनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो यहाँ से देखते हैं। मैं किस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे एंड करूंगा, और जो पाथ मैं फॉलो करूंगा वही हमें याद रखना है किसी भी सेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए। सॉलिड जिंक को पकड़ा, वहां से हम लोग एक्वस Zn2+ में उतरे, फिर सॉल्ट ब्रिज आया, उसके बाद कॉपर एक्वस आया, एंड देन फाइनली कॉपर सॉलिड आया। तो जिंक सॉलिड से शुरू होंगे, कॉपर सॉलिड पे खत्म होंगे, बीच में सॉल्ट ब्रिज आएगा और ये दोनों एक्वस आएंगे। अब इसी चीज को यहाँ फॉलो करते हैं। हमारा लेफ्ट साइड में कौन है? ऑक्सीडेशन वाला जिंक, राइट साइड में कौन है? रिडक्शन यानी कि कॉपर वाला कैथोड। तो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है जैसे बना है उसी तरीके से काम करना है, ठीक है। तो लेफ्ट पे हमारा ऑक्सीडेशन एनोड वाला यानी कि जिंक, तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो हमने स्टार्टिंग किया जिंक के रॉड से, फिर उतरे हम लोग पानी में, ठीक है। रॉड और पानी के बीच में एक वर्टिकल लाइन रहेगी। फिर उसके बाद आया था सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में 2 लाइन बनेगी। 2 लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? याद रखना है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आया कॉपर 2 प्लस एक्वस, यानी कि सॉल्ट ब्रिज से हम उतरे थे कॉपर के लिक्विड में एक्वस फॉर्म में, एंड देन फाइनली कॉपर का सॉलिड यानी रॉड आया था, इलेक्ट्रोड आया था, और कॉपर और एक्वस और सॉलिड के बीच में भी एक वर्टिकल लाइन होगी। तो ये हमारा हो गया फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डैनियल सेल। अब यहाँ पे मरकरी या तुम्हारा ये सिल्वर या और भी किसी तरह का रिएक्शन हो सकता है, जो भी रिएक्शन होगा सेम मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। अब अगर हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है, ई सेल निकालना है, तो वो हमें मालूम है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो कैथोड राइट यानी कि ये कैथोड वाला यानी कॉपर वाला, तो ये कॉपर वाला लिखा ई माइनस जिंक वाला। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जो सेल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू, मैंने मेंशन भी किया है कि IUPAC के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग सेल पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, ये दोनों क्या है? हाफ सेल का पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये कैथोड का पोटेंशियल है, ये एनोड का। लेकिन ये पोटेंशियल है कौन सा? तो मैं क्लियरली मेंशन कर दूं, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। भले ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, फिर भी जिंक का हम लोग क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैंने कहा था इसको पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा, तो वो तरीका ये है कि हम लोग जब भी पोटेंशियल लिखें तो लिखना कौन सा है? रिडक्शन। और लिखेंगे कैसे रिडक्शन को? रिडक्शन कैसे होता है? जब कोई प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो जाए, इसका मतलब होता है रिडक्शन हुआ वहां पे। तो रिडक्शन को ध्यान से यहां देख लेना कि क्वेश्चन में रिडक्शन दिया, वो यहां देख के पता चल जाएगा। अगर 2+ कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रल में, इसका मतलब है ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। कॉपर का तो रिडक्शन हो भी रहा था तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक तो न्यूट्रल 2+ में कन्वर्ट, फिर भी यहाँ पे हमें ध्यान से देखना, तो ये लिखा है 2+ कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, यानी कि ये जिंक का क्या दिया हुआ है? न्यूट्रल कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी ये कैटायन पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रल में। तो अगर पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसका रिडक्शन ही तो हो रहा है, यानी जो ये पोटेंशियल दिया है ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके ये न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये मैटर नहीं करता किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, हमें दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे दे दिया ई जेड न्यूट्रल कन्वर्टेड इनटू 2+, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मान लो फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं याद है, मान लो उसकी वैल्यू आपको दी हुई है -0.7 वोल्ट, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे ध्यान से देखा, ये न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कन्वर्ट हो रहा है 2+ में। अगर न्यूट्रल 2+ में कन्वर्ट हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यानी ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। मुझे चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, मैं एक माइनस और लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -0.7 वो हो जाएगा +0.7। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ जब भी वैल्यू रखना है हमें ओनली रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। आई थिंक मैंने इनफ इस बात को बता दिया। एंड नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शी भी कहते हैं, SHE। ये बेसिकली अ सेल हैविंग जीरो पोटेंशियल असाइन टू इट। तो बहुत सारे सेल के अलग अलग पोटेंशियल होते हैं, एक ऐसा पोटेंशियल बनाया गया जो कि रेफरेंस में हमें हेल्प करे, वो हम उसका पोटेंशियल जीरो असाइन किया गया, उसी को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। काम की बातें बस इतनी है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसका वोल्टेज कितना होगा, वो 0.0 वोल्ट होगा, ऑब्वियसली मैंने मेंशन अभी कर दिया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्लैटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस एंड देन H+ एक्वस। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिएक्शन इसमें क्या होता है, सिंपली हाइड्रोजन का जो आयन है एक्वस, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बैलेंस इक्वेशन लिखी, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस विल बी द cell representation and this will be the reaction, keep in mind. So now we will understand electrochemical series। बहुत सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है, पहले उसको देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड हाफ सेल, जो हाफ सेल के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सबसे बड़ी वैल्यू से लेके सबसे छोटी वैल्यू तक जाएंगे, उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे, हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी पूरी लिस्ट को एक सीरीज कहेंगे। मैंने आपको ऑब्वियसली पूरी सीरीज लिखी नहीं ना, आपको याद करनी। स्टार्टिंग हमने फ्लोरीन से की है, बीच में मैंने हाइड्रोजन और लास्ट में लिथियम डाला है। तो फ्लोरीन का सबसे बड़ी वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिखा है। फ्लोरीन का ये रिएक्शन, इसका पॉजिटिव में 2.87 है, बीच में कहीं हाइड्रोजन आता है जिसका 0 है, एंड फिर लिथियम वाले का नेगेटिव है। अब ये काम की क्या है, आपको इस पे क्या है, छोटे मोटे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि 5-6 सेल हाफ सेल दिए हैं, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया, बोलेगा कि इसको रिड्यूसिंग पावर में ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज करो। तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। एक बता दे रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर, उसका उल्टा कर लेना तो वो रिड्यूसिंग का हो जाएगा। यानी कि सब नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, याद रखना उतना बढ़िया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जितना पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल है आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव है, जितना बड़ा है, उतना बढ़िया वो सेल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उतना बढ़िया वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब खुद वो क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से खुद रिड्यूस हो जा रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि द मोर पॉजिटिव रिडक्शन वैल्यू आपको जो गिवन होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी पॉजिटिव, जितनी बड़ी दी होगी, द मोर इजिली इट विल रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को वो रिड्यूस करेगा और उतना बढ़िया वो ऑक्सीडाइज करेगा दूसरों को, यानी कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी का उल्टा कर लो, जितना नेगेटिव होगा वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों को वो उतना अच्छे से रिड्यूस करेगा, यानी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें मेनली इसी तरीके के क्वेश्चन उससे मिलेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नर्स्ट इक्वेशन, उसको डिफाइन करेंगे और उसके लिए एक हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे, एंड देन पूरी की पूरी एक कंप्लीट सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। सो नर्स्ट इक्वेशन एंड उससे रिलेटेड टॉपिक को अब देखते हैं। पहले हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। इक्वेशन विच गिव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। 3 चीज में रिलेशन हो, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, इनमें जो रिलेशन हो सिंपल सी नर्स्ट इक्वेशन कहलाती है, दैट इक्वेशन। अब वो क्या है, अब उसको डिटेल में देखते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हाफ सेल के लिए डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं। कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने ऑलरेडी बताया 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm होता है। अब नर्स ने क्या कहा, एक पहले तो जनरल सा उन्होंने एक एक्सप्रेशन कंसिडर कराया, वो ये कि एक मेटल का एक्वस फॉर्म है यहाँ पे, जिसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अगर वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो सॉलिड फॉर्म में m बन जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू नर्स जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका इक्वेशन ये होगा, और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अब इसी को हम धीरे धीरे फिल्टर करके और बेटर रूप में लिखेंगे। ये हमने क्या लिखा है, ये हमने सेल पोटेंशियल लिखा है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। ये वाला हमने सेल पोटेंशियल लिखा है हाफ सेल पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, और बाकी माइनस RT अपॉन में NF LN कंसेंट्रेशन ऑफ ये प्रोडक्ट वाला पार्ट, मेटल वाला पार्ट, एंड डिनोमिनेटर में एक्वस वाला पार्ट। ये हमने पूरी जो इक्वेशन लिखी है, दिस विल बी अ कॉल्ड अ नर्स्ट इक्वेशन। अब अगर प्योर सॉलिड है तो इसका कंसेंट्रेशन 1 लिया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन थोड़ा सा बदल के ऐसी हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा सिंपल हो गई। अगर मैं अंडरस्टूड कर लूँ कि भाई ये हमारे रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जा रहा है, तो ये रिडक्शन रिप्रेजेंट कर, तो मैं इसको भी इग्नोर कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, तो आगे वो भी हम करेंगे, इसको हटा देंगे। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये जो इक्वेशन में n दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका लेन देन हो रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। f क्या है? फैराडे कांस्टेंट वैल्यू ये है, ध्यान में रहे तो ठीक है, वरना इसकी वैल्यू को पुट करके इक्वेशन को भी हम और ईजी बना देंगे। ln की जगह अगर हम log लिखें तो यही इक्वेशन नंबर 1 हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इस इक्वेशन में, जो कि और इजी लग रही, और मैंने नीचे वाले पार्ट को मैंने कहा अंडरस्टूड है तो हटा दिया, तो E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log 1 अपॉन में m, ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर 1 है। अब इसमें बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अगर आपको 298 केल्विन यानी स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है, उस केस में अगर हम वो 298 यहाँ रख दें, टी की जगह फैराडे की भी वैल्यू रख दें, आर की भी वैल्यू रख दें, 2.30 है ही, सब कुछ रख दें, तो ये इक्वेशन फाइनली इस रूप में बन जाएगी, जो कि हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, वो क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.5 एक मिनट, दिस शुड बी 0.059 0.059 अपॉन में n log 1 अपॉन में mn प्लस, ये हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, नाउ ये इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने हाफ सेल के लिए लिखा है, ठीक है, हाफ सेल के लिए जो हमने हाफ सेल रिएक्शन ये लिखा था, दिस रिएक्शन, उसी के लिए हम लोग ने ये लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, पूरे के पूरे एक सेल के लिए करते हैं। सेल एक हमने कंसिडर कर लिया, ये रही एक कंप्लीट सेल, Zn प्लस कॉपर टू प्लस डैनियल सेल का एक कंप्लीट रिएक्शन लिखा है। जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है दिख रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है वो भी दिख रहा है, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिंक लूज कर रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर कितना गेन कर रहा है? 2, तो n कितना है यहाँ पे? 2 है, सिंपल। तो n की जगह हम लोग 2 कर देंगे। ई सेल कैसे इसका लिखा जाएगा, इसका फाइनल फॉर्मूला भी ये हमारे पास है। एक्चुअली इसको लिखने का तरीका क्या है, जिंक के लिए हाफ रिएक्शन लिखो, यानी ये वाला रिएक्शन जिंक के लिए लिखो, उसी तरह कॉपर के लिए लिखो, दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि भाई अल्टीमेटली दोनों का डिफरेंस लेने पे ई सेल मिलता है। तो वो सब कर करके हमने फाइनल नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, वही आपके काम में आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। वो क्या है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फाइनल सेल, तो ई सेल पूरी कंप्लीट सेल का जो ई सेल होगा, यानी कि सेल पोटेंशियल होगा, इट विल बी स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, n की जगह 2 रखा है बिकॉज इस इक्वेशन के लिए n2 है, किसी और के लिए 1 भी हो सकता है। लॉग, अब देखना क्या है, ऊपर जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नीचे हमारा रिडक्शन वाला, बस इतना याद रखना है, एंड काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की जगह वही 298 करके सारा काम करें, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2 बिकॉज n की वैल्यू 2 है, लॉग ऊपर वही जिंक, नीचे कॉपर, जिंक अपॉन में कॉपर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ट इक्वेशन बात करें, ये बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मे बी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाए। ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन में 2F log Kc, log Kc यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। जस्ट नोट इट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट गिव्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। क्या होता है पहले समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है विच गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सिस्टम। कितना मैक्सिमम अमाउंट, ये फ्री गिव्स फ्री एनर्जी करके इसको कहते हैं, कितना अमाउंट मैक्सिमम कोई सिस्टम वर्क कर सकता है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके चलते जो फ्री एनर्जी उसके पास है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, तो जो चेंज इन गिव्स एनर्जी चेंज होगी, तो जो चेंज इन गिव्स एनर्जी उसी का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है। तो डेल्टा आर जी जो चेंज इन गिव्स एनर्जी, इट इज माइनस एन एफ, एफ वही फैराडे कांस्टेंट, एन वही इलेक्ट्रॉन का लेन देन, माइनस एन एफ ई सेल, ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो तो डेल्टा जी के आगे एक ऐसे नॉट भी लगा देते हैं। उसका एक और रिलेशन है केसी के साथ, ये सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, कोई डेरिवेशन इसका नहीं है। डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2.303 RT log Kc। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ से फिजिबिलिटी की अगर कोई बात करे तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है। अब यहाँ पे ई सेल की जगह हम लोग पॉजिटिव रखेंगे तो पूरी वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, यानी ई सेल पॉजिटिव कहो या फिर गिव्स के चेंज की डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव कहो, दोनों ही केस में हमारा रिएक्शन फिजिबल कहलाएगा। ओके, दैट्स ऑल।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड कुलर-हाउस लॉ। तो स्टार्ट करेंगे कंडक्टिविटी से, उसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है, इन्वर्स होता है रेजिस्टिविटी का, सिंपल फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेट कर लेते हैं ए जो है वो एरिया है क्रॉस सेक्शनल इलेक्ट्रोड का, तो कोई सेल बनाया, उसका इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उनके बीच में जो सेपरेशन है दोनों इलेक्ट्रोड के वो एल है। एक टर्म है सेल कांस्टेंट का, उसको डिफाइन करते हैं जी स्टार से, ठीक है। वो होता है एल बाई ए, यानी कि लेंथ ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो आर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कप्पा कंडक्टिविटी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, सो कीप इन माइंड। मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वो कंडक्टेंस किसी सोल्यूशन का जिसमें आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलना चाहिए। अब केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड हैविंग यूनिट लेंथ पे दो इलेक्ट्रोड रखे रहे बिटवीन देम, एंड यूनिट लेंथ होनी चाहिए उनके बीच में, एंड लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बड़ा हो यूनिट लेंथ पे, सो एज टू कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट। कितना इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 1 मीटर 1 यूनिट, जो भी यूनिट लिया है, 1 यूनिट लेंथ पे दो इलेक्ट्रोड को रखा गया, उनका एरिया इतना बड़ा हो कि उनके बीच में जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट हो वो एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 1 मोल आ जाए, ठीक है। तो वो हमारा जो कंडक्टिविटी उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की होगी, कंडक्टेंस, उस कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ऐसे, कैपिटल लैम्डा है, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा बाई सी, सी का हमारा कंसेंट्रेशन है, तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला और है जो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाई एम, एम मोलैरिटी है, तो जो भी न्यूमेरिकल होगा इससे रिलेटेड वो इस फॉर्मूले से तो हल हो जाना। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ लैम्डा। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, मोलर कंडक्टिविटी ना वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होती है, तो जब भी हम लोग इसको डाइल्यूट करते जाएंगे, जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगी, याद रखना, ठीक है। तो डाइल्यूट करते जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, क्लियर, ओके। और अगर हम उसको कंसेंट्रेट करते जाएं, कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाएं और कंसेंट्रेट करते जाएं, तो मोलर कंडक्टिविटी घटती जाएगी, तो ये एक ध्यान में रखना है। अभी उस वेरिएशन के ऊपर हम आ रहे हैं, वेरिएशन इन लैम्डा एम विद कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन सी है, उसके साथ क्या वेरिएशन, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट पे बात करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फिर एक वीक। स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा होता है, जैसे NaCl CaCl2 इस तरीके के, ये बेसिकली कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं तो फुली डिसोशिएट हो जाएंगे। इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग देखेंगे वेरिएशन के लिए, उसको कहते हैं डिबाय हक्कल ऑन-सेंगर इक्वेशन, कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन है। ये रही मोलर कंडक्टिविटी, और ये एक कोई चीज है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस अंडर रूट सी। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी और इसके बीच में कंसेंट्रेशन के बीच में, तो वो ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। बल्कि अगर मैं इसको बाद में लिख लूं और इसको पहले लिख लूं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक साइन प्लस का। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट का काम रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी मैथ लगाया, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे हो गया लैम्डा नॉट एम, जो कि एक तरीके से लैम्डा एम की सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू है। और जैसे जैसे कंसेंट्रेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, मैंने कहा डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो डाइल्यूट करने पे बढ़ती है, तो अगर कंसेंट्रेट कर रहे हैं तो घटेगी, तो जैसे जैसे कंसेंट्रेट करते जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी हमारी घटती जा रही है, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग देख रहे हैं लीनियर घट रही है। तो ये ग्राफ हमें ध्यान में रखना है, कहाँ से आया, इस इक्वेशन से आया, ओके। अब आते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर जो है लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मैंने बताया क्या कि जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे, अब उल्टा हो, उल्टा आने का मतलब कंसंट्रेशन कम करो, यानी डाइल्यूट करते जाओ, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा कि आप इतना डाइल्यूट कर दो कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो जब जीरो हो जाए तो आपका जो लैम्डा एम है वो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो वो टाइम जब आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो तक पहुंचे, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको लैम्डा नॉट एम से कहते हैं, वो होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हो गया लैम्डा नॉट एम। फिर से, लैम्डा नॉट एम क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी की सबसे बड़ी वैल्यू। कब होगी सबसे बड़ी वैल्यू, जब आप एकदम ही डाइल्यूट कर दोगे, जब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का नाम बराबर भी ना बचे, एकदम टेंडिंग टू जीरो, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी की लैम्डा नॉट एम कहलाती है, विच इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम होगा कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन ये वेरिएशन थोड़ा सा नॉन लीनियर सा होगा,
ठीक है। बाकी वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनमें जो कंप्लीटली आयनाइज़ नहीं होते हैं अपने एक्वस या मोल्टेन स्टेट में। कुछ एग्ज़ाम्पल ये सामने लिखे हुए हैं, ये एसिटिक एसिड है और भी कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोलेराउस लॉ। इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को आ सकते हैं, लाइक क्वेश्चन, ठीक है। कोलेराउस लॉ, आई विल सजेस्ट कि ये वीडियो देखने के बाद यू जस्ट प्रैक्टिस आउट। आप तमाम तरह के पीवाईक्यू एंड ऑल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। एवरीथिंग विल बी क्लियर। आप न्यूमेरिकल लगा लोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ये चैप्टर पूरी तरीके से हो जाएगा। बाकी थ्योरी का पूरा पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर ऑलरेडी कर ही लिया है। अब बात करते हैं कोलेराउस लॉ पे। कोलेराउस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट दैट, आप लकी रहे तो स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, लैम्डा नॉट एम विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसी इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट में दो पार्ट होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। तो उस पूरे के पूरे कंबाइंड इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू कोलेराउस, वो सम होती है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि पूरा इलेक्ट्रोलाइट दो से मिलकर बना है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कुछ होगी, इसकी कैटायन और एनायन की दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दोगे, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। और वो सिंपल सा एक एग्जांपल हमारे सामने है, बहुत इजी। अगर NaCl का, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नॉट लगाए, तो वो हो जाएगा कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बाकी ये कैपिटल लैम्डा और ये नॉर्मल लैम्डा है, दोनों ही लैम्डा है और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ, इसके ऊपर बात करते हैं। पहला है, दो लॉ हैं, फैराडे ने बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना को स्टडी किया था और ही वाज अ वेरी गुड, आई विल से ग्रेट एक्सपेरिमेंटलिस्ट, ठीक है। और उन्होंने दो लॉ दिया, वन इज फैराडे फर्स्ट लॉ, अदर इज फैराडे सेकंड लॉ। दोनों पे बात कर लेते हैं। पहला लॉ का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितनी मात्रा में केमिकल रिएक्शन हो रहा है बाय पासिंग करंट, ऑब्वियसली करंट पास करके, बिकॉज ये कैसा इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हो, इसमें एक्सटर्नल आप बैटरी से वो करा रहे हो, लाइक करंट दे के पास करा रहे हो। तो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट एनी इलेक्ट्रोड बाय पासिंग करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल बिजली पास करोगे उतना ज़्यादा अमाउंट में केमिकल रिएक्शन होगा, बात खत्म। अब केमिकल रिएक्शन पे हमने बताया था कि कुछ डिपॉजिट होता है, ठीक है, डिपॉजिट होगा आपके इलेक्ट्रोड पे, ऊपर भी हमने इस पे डिस्कशन किया था। तो डिपॉजिट होगा, वो मोटा होता जाएगा। तो कितना अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, अगर हम उसको W ग्राम मान लेते हैं, सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है और Q कुलाम इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो डिपॉजिट हुआ है। तो फैराडे ने सिंपल सी बात की, कितना रिएक्शन हुआ, यानी रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो W यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है, जो आपके अमाउंट ऑफ रिएक्शन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो W प्रोपोर्शनल टू Q था, तो W इक्वल टू जेड क्यू हो गया। Z हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q इक्वल टू IT, आई थिंक ये सबको पता होगा, 12th में है तो पता ही होना चाहिए। यहाँ रख दें तो W इक्वल टू ZIT, जिट, ऐसे ही याद कर लो, सिंपल। सेकेंड फैराडे लॉ, फैराडे सेकेंड, when when same quantity of electricity is passed through different electrolytes, सेम मात्रा में कई अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। यानी कि W प्रोपोर्शनल टू E, ऐसा करके समझ लो। अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस जो फॉर्म होगा वो प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट बहुत सिंपल है, जो भी एटॉमिक मास है मेटल का, उसको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटायन टू मेटल। जैसे मान लो Na है तो Na पे एक प्लस है, तो Na को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो क्या बन जाए, Na न्यूट्रल हो जाए। उसके कैटायन को न्यूट्रल होने में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Na का जो सोडियम का वेट है, उस एटॉमिक वेट है, उसको 1 से डिवाइड करो। इसी तरह कैल्शियम में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो उसको 2 से डिवाइड करो। तो एटॉमिक जो भी मास है मेटल का, एटॉमिक मास, उसको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसके कैटायन को न्यूट्रल बनाने में चाहिए उससे डिवाइड कर लो, वो आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे वही W प्रोपोर्शनल है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वेट और उसका जो नॉर्मल वेट है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, डिवाइड, और जो इक्विवेलेंट वेट है, वो उनका जो रेशियो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम था जब उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। यानी W1 अपॉन में E1, W1 क्या है, पहला वेट जो डिपॉजिट हुआ है, और E1 क्या है, हमारा इक्विवेलेंट वेट है उस मेटल का। तो W1 डिवाइडेड बाई E1, W2 डिवाइडेड बाई E2,
और W3 इस तरीके से ये सारा इक्वल होगा, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा ये चीज़। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फैराडे लॉ, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, वन शॉट इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अराउंड सारी बातें थी। अब हम एक सजेशन देंगे कि आप इसके ऊपर PYQ को प्रैक्टिस करो। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन क्वेश्चंस, मे बी यू कैन लेट मी नो। जितना टाइम है आई विल ट्राई टू मेक इट, अदरवाइज जस्ट प्रैक्टिस PYQ क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों को ही प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूले सारे हैं और मेरे वीडियो से फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो। एंड सेकेंड थिंग आई विल सजेस्ट कि इसके अलावा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर का ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना, जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी तो खैर इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर को स्पेसिफिकली अपार्ट फ्रॉम दिस ज़रूर प्रैक्टिस करना, और इसके PYQ उस पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देखने के बाद ज़रूर लगाना। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, एक टॉपिक रह गया है, वो है बैटरी। बैटरी मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज वो बहुत बोरिंग है और पूरा थ्योरी है। तो कभी भी बैठ गए हो तो रेस्ट कर रहे हो, बैटरी निकाल के प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी किसी भी बुक से इस चैप्टर के लिए पढ़ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, फील फ्री टू सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।